हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 4 जुलाई 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से इसको अवेल कर सकते हो। इसके अलावा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले कल के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हेन बंगाल वॉज रीयूनाइटेड, बंगाल का विभाजन तो 1905 में हुआ था, लेकिन बंगाल पुनर्मिलन कब हुआ था? तो इसका रीयूनियन हुआ था 1911 में। 1911 में दिल्ली दरबार का जब आयोजन किया गया था हार्डिंग के द्वारा, तो उसी दौरान यह अनाउंस किया गया था कि जो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बनाए गए हैं बंगाल को विभाजित करके, उन दोनों को रीयूनाइट किया जाएगा फिर से। इसके अलावा हार्डिंग के द्वारा दिल्ली दरबार में यह भी अनाउंस किया गया था कि जो बंगाल वाला हिस्सा है उसमें से कुछ हिस्सा हटाकर बिहार बना दिया जाएगा और कुछ नीचे वाला हिस्सा काट के उड़ीसा बना दिया जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आपसे कई बार पूछा जाता है कि उड़ीसा और बिहार को बनाने का जो बिल है या प्रस्ताव है, यह ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा कब पारित किया गया था? तो ये भी 1911 में ही किया गया था, इसी एक इवेंट में। और इसमें चीफ गेस्ट के रूप में जॉर्ज फिफ्थ को बुलाया गया था, हिंदी में जॉर्ज पंचम के नाम से आप जिनको जानते हो। जॉर्ज फिफ्थ के ही द्वारा भारत में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई थी मुंबई के अंदर। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, कल मैंने आपको टेलीग्राम पर जो पीडीएफ दी है उसको आप एक बार देख लीजिए। पूरे जून का कंपाइलेशन है आंसर की के साथ, उसे आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। इसके अलावा आज है 4 तारीख। आज का दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं ल्यूसेंट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास के रूप में। हर एक क्लास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डेली 12:30 बजे अब मैं ये क्लास लूंगा और अगले 10 दिन में आपकी पूरी ल्यूसेंट एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगा। तो आपको क्या करना है, क्लिक करना है हर एक लिंक पे और अपने आप को एनरोल कर लीजिए। क्लास खोलने के लिए अनलॉक कोड वरुण 777 है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आज का दिन आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज रात में 8 बजे मैं यूट्यूब पर आपके लिए मैराथन लेकर आ रहा हूं, स्पेशली एमटीएस और आईबीपीएस एग्जाम के लिए, जहां पर मैं 1 जनवरी से 30 जून के बीच में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपसे डिस्कस करूंगा। और आज मैं जो भी करंट अफेयर डिस्कस करूंगा इस मैराथन में, उसके सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ के रूप में आंसर की के साथ रात में ही टेलीग्राम में मिल जाएंगे। तो इसलिए जुड़े रहिए। इस वीडियो को भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए और रिमाइंडर सेट कर लीजिए ताकि रात में आपकी ये मैराथन छूटने ना पाए। तो आज रात में 8 बजे भी हम लोग मिलेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, बातें बहुत हो गई, आज के करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन सा देश है जिसके नए प्रधानमंत्री बने हैं? यायर लैपिड। क्या नाम है इनका? यायर लैपिड। तो ये नए प्रधानमंत्री बने हैं इजराइल के। अब सवाल ये उठता है कि इजराइल में भी पिछले ही साल नए प्रधानमंत्री बने थे नफ्ताली बेनेट, लेकिन अब ये अचानक से 1 साल बाद ही यायर लैपिड कैसे हो गए प्रधानमंत्री? करीब 1.5 साल हो चुका है। देखिए है क्या है, जब नफ्ताली बेनेट पिछले साल प्रधानमंत्री बने थे तो इन्होंने बेंजामिन नेतान्याहू की सरकार को सक्सीड किया था। इनसे पहले बेंजामिन नेतान्याहू इजराइल के सबसे लंबे टाइम पीरियड तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। उनकी सरकार जब गिरी थी तब नफ्ताली बेनेट ने अपनी सरकार बनाई थी। अब इनकी जो सरकार बनी थी, ये एक तरीके से आप बोल सकते हो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, ये मिली जुली सरकार थी जहां पर 2 गुटों ने एक साथ मिलकर सरकार बनी थी। तो नफ्ताली बेनेट की पार्टी और साथ में यायर लैपिड की पार्टी, दोनों ने एक दूसरे का समर्थन किया, तब जाकर ये सक्सीड कर पाए थे बेंजामिन नेतान्याहू को। और ये एग्रीमेंट इस आधार पर हुआ था कि 2023 की जो समर्स होंगी, जो गर्मियां होंगी, उस टाइम तक नफ्ताली बेनेट रहेंगे प्रधानमंत्री और उसके बाद यायर लैपिड हो जाएंगे। ये चीज़ इन्होंने उस टाइम पर डाइवर्ज नहीं करी थी, लोगों को नहीं पता थी। लेकिन ये अभी अचानक से कैसे हो गया कि 2023 की बात चल रही थी और 2022 में ही ऐसा हो गया? ऐसा आखिर हुआ कैसे? ऐसा इसलिए हुआ कि आप सभी को पता है इजराइल और फलस्तीन के बीच में घोर कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। अब पिछले साल भी ये कन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल प्रेशर है जो फलस्तीन को लेकर, वो आ रहा है नफ्ताली बेनेट के ऊपर। और अब जो यायर लैपिड की जो पार्टी है, इनकी सहमति इनसे नहीं बन रही है। तो इन्होंने यहाँ पर कहा कि आपके ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, इंटरनेशनल प्रेशर, आप उसे डील नहीं कर पा रहे हो। साथ में जो गजा स्ट्रिप है वहाँ पर अभी भी जो हमास है वही शासन कर रहा है। और इन सारी चीज़ों के चलते हुए हमें एक प्योर सॉल्यूशन पर आना चाहिए, जिसके लिए हम आपसे सहमति नहीं रख रहे हैं, आप जिस तरीके से कार्य कर रहे हो।
तो इन सारे प्रेशर्स के बीच में नेफ्ताली बेनेट ने रिजाइन किया है और इनकी जगह पर इजराइल के नए प्रधानमंत्री यायर लैपिड आ गए हैं। आपको सारा मुद्दा आप समझ आ गया होगा। मैंने आपको मोटे मोटे तरीके से बता दिया है, बिल्कुल सिंपलर वे में। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, नेफ्ताली बेनेट ऑल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर के रूप में ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, इनकी सरकार नहीं गिरी है। नेफ्ताली बेनेट और यायर लैपिड दोनों की मिली जुली सरकार है, दोनों की अपनी अपनी पार्टी का गठबंधन है। तो इस वजह से नेफ्ताली बेनेट ने गद्दी तो छोड़ी है, लेकिन ऑल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर के रूप में ये रहेंगे कार्यरत। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम और इजराइल में पिछले साल नए राष्ट्रपति भी बने हैं। इनका नाम है इसाक हेर्जोग। क्या नाम है? इसाक हेर्जोग। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में पहली बार किसी ब्लैक वेमेन को जज की पोस्ट दी गई है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है केतांजी ब्राउन जैक्सन। क्या नाम है? केतांजी ब्राउन जैक्सन। अभी 3 महीने पहले ही इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, लेकिन अब जाकर इन्होंने ओथ ली है, तो इस वजह से एक बार फिर से न्यूज़ में है। 51 वर्ष इनकी उम्र है और इनको डायरेक्ट अमेरिका के राष्ट्रपति जे बिडेन के द्वारा अपॉइंट किया गया है। इसी के साथ आपको बता दूं, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ये 6वीं महिला जज के रूप में अब कार्यरत है। इस टाइम पर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में टोटल 9 जजेस में से 4 महिला जजेस हैं और इन्होंने जिनको सक्सीड किया है उनका नाम है स्टीफन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, स्टीफन ब्रेयर, और ये रिटायर हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में 1 जुलाई को अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 1 जुलाई को 67वां स्थापना दिवस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मनाया है। अब देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इतिहास क्या कहता है। सबसे पहले बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना करी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसकी स्थापना 1806 में करी गई। बाद में 1809 में इसका नाम बदल के बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। ठीक है। इसके बाद 1840 में अगर बात करें तो बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना करी गई। फिर 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना करी गई। अब देखिए होता क्या है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को मिला दिया गया और 1921 में इन तीनों को मर्ज करके एक नया बैंक बनाया गया जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यह हुआ 1921 में। अब इसी बैंक को 1955 में नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। नाउ यू कैन इमेजिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज एक्चुअली हाउ मच ओल्ड। ओके, ये बैंक का इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना है। लेकिन अगर हम देखें एसबीआई के अकॉर्डिंग तो 1955 में इसका गठन हुआ, इसलिए 67वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया। एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई, इसके चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जहां पर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बॉश जो कंपनी है, इस कंपनी का एक स्मार्ट कैंपस इनॉग्रेट किया गया है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका एक नया कैंपस बेंगलोर के अंदर इनॉग्रेट किया है। ये बॉश वही कंपनी है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, इंडिया में इसके स्पीकर्स खूब चलते हैं। ये एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी है और बेसिकली ये कंपनी जर्मनी की है। तो जर्मनी की बॉश कंपनी ने अपना एक इंडिया ऑफिस खोला है जो कि बेंगलोर के अंदर है। उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है और बॉश इंडिया ग्रुप के जो प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं ये होंगे सौमित्र भट्टाचार्य। क्या नाम है? सौमित्र भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड यूएफओ डे कौन सा दिन मनाया गया? यूएफओ का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिसको आप हिंदी में उड़न तस्तरी के नाम से भी जानते हो। तो वर्ल्ड यूएफओ डे यहाँ पर 2 जुलाई को मनाया गया। यह दिवस यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसलिए मनाया जाता है कि लोगों में अवेयरनेस रहे कि आप ये मत समझें कि इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ हम ही लोग हैं। ऐसी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ कई बार देखने को मिली है कि इस पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे पृथ्वी की तरह ऑब्जेक्ट हैं जहाँ पर लाइफ हो सकती है, और अगर लाइफ हो सकती है तो वहाँ पर भी कुछ जीव हो सकते हैं या हमारे और आपके जैसे इंसान भी हो सकते हैं। तो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट डे मनाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स की भी पॉसिबिलिटीज़ पर ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जहां पर अभी हाल ही में नाटो समिट 2022 का आयोजन किया गया? तो इस बार इसका आयोजन स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में होना था और वहीं पर इसका आयोजन फाइनली हो चुका है। नाटो समिट की शुरुआत इस साल 28 जून को हुई और ये 3 दिवसीय था। 30 जून को इसका समापन हुआ। तो 28, 29 और 30 जून को ये 3 दिन मीटिंग चली
और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुका हूँ कि नाटो में इस बार पहली बार किस देश ने हिस्सा लिया है, तो यह है जापान, जिसने पहली बार हिस्सा लिया है। नाटो की स्थापना 1949 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स। और नाटो के इस टाइम पे प्रेसिडेंट जो हैं या सेक्रेटरी जनरल आप बोल सकते हो, इनका नाम है जेन स्टोलनबर्ग। जेन स्टोलनबर्ग। नाटो के इस टाइम पे 30 मेंबर कंट्रीज हैं। अभी हाल ही में क्रिसिल के द्वारा भारत का जीडीपी 2023 के लिए कितना प्रिडिक्ट किया गया है, तो क्रिसिल ने इस बार प्रिडिक्शन दिया है 7.3% का। इससे पहले क्रिसिल ने 3 महीने पहले 7.8% का प्रिडिक्शन दिया था, लेकिन इसको और घटा दिया है। इसका रीज़न जाहिर सी बात है, तेलों के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और इसकी वजह से जो एक्सपोर्ट डिमांड है हमारी तेल की, वो लगातार स्लो हो रही है और रिजल्टेंट मार्केट में हाई इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से कहीं ना कहीं भारत के मार्केट में भी स्लो डाउन है। इस वजह से लगातार जो फाइनेंशियल एजेंसीज हैं वो अपने प्रेडिक्शंस को घटाती जा रही हैं। तो अभी 7.3% का प्रेडिक्शन दिया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के आधार पर यह बताया गया कि हमारे भारत का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, जिसको आप एनपीए के रूप में जानते हो, ये घट कर कितना हो गया है, तो ये करीब घट गया है 5.9%। और ये कब से कब का डेटा है मैं आपको बता दूं, पिछले 6 सालों में आरबीआई की ये रिपोर्ट बोलती है कि एनपीए में इतनी ज़्यादा गिरावट पहली बार आई है। देखिए, पहली चीज़ तो जिन लोगों को ना पता हो एनपीए क्या होता है वो आप समझ लीजिए। एनपीए में अगर गिरावट आ रही है तो ये अच्छी बात है या ख़राब बात है, सारी चीज़ें समझ लीजिए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब ये होता है जब बैंक आपको लोन देता है या आपके अलावा कईयों को लोन देता है। बैंक ने अगर मान लीजिए 100 करोड़ का लोन बांट दिया, अब इसमें से बैंक को वसूलना भी तो होगा ना। मान लीजिए 100 करोड़ के ऊपर इंटरेस्ट मिलाकर बैंक को वसूलना है 130 करोड़ टोटल। अब इनमें से बहुत सारे ऐसे कस्टमर होंगे जो अपना लोन चुका देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो देश छोड़कर चले जाते हैं, फ्रॉड कर देते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपना लोन चुका नहीं पाते हैं। अब उस केस में ये जो बर्डन है ये किसके ऊपर आ जाता है? बैंकों के ऊपर आ जाता है। और जब ये पैसा एक सर्टेन टाइम तक नहीं वापस आता है या बैंक इनको नहीं वसूल पाते हैं, तो इन्हीं को नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। मतलब ये बैंकों का वो पैसा है जिसको आम भाषा में आप बोल सकते हो मरा हुआ पैसा है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एनपीए। तो लगातार आरबीआई की तरफ से बैंकों को ये गाइडलाइंस जारी करी जाती है कि आप केवल लोन बांटने पर ही ध्यान ना दें, लोन को वसूलने पर भी ध्यान दें। ओके, सो दिस वाज द मेन रीजन कि हाँ एनपीए कम होना ज़रूरी है। तो अभी क्या हुआ है कि एनपीए में गिरावट देखने को मिली है और ये रिपोर्ट मार्च 2022 तक की है। अब अगर बात करी जाए मार्च 2021 की, तो 2021 में ये था 7.4%। तो सीधे सीधे देखा जाए तो पिछले एक साल में 7.4% से 5.9% तक गिरावट आ चुकी है। और उम्मीद ये है आरबीआई की कि ये अगले साल 2023 तक, क्योंकि स्लो डाउन है तो यहाँ पर भी थोड़ा सा स्लो देखने को मिलेगा एनपीए में भी, बट स्टिल 5.3% तक आने की पूरी उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है, इसरो के द्वारा अभी हाल ही में कौन से देश की 3 सैटेलाइट लॉन्च करी गई हैं PSLV C53 रॉकेट से? तो इसरो ने अभी हाल ही में सिंगापुर की ये 3 सैटेलाइट लॉन्च करी हैं। अब ये 3 सैटेलाइट कौन कौन सी हैं समझ लीजिए। एक सैटेलाइट है जिसका नाम है DSEO और इस सैटेलाइट का वजन है 365 kg। ये जो सैटेलाइट लॉन्च करी गई है ये फुल कलर इमेजेस देगी लैंड क्लासिफिकेशंस की, साथ में डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस के भी बारे में बताएगी। दूसरी जो सैटेलाइट लॉन्च करी गई है इसमें इसका नाम है न्यूसार। क्या नाम है? न्यूसार। और इसका जो वेट है ये 155 kg है। ये सैटेलाइट इमेजेस को ट्रांसमिट करेगी इवन किसी भी तरीके के वेदर में, साथ में दिन हो या रात हो, हर एक केस में आपको सैटेलाइट ये इमेज पहुंचाएगी। इसके अलावा जो तीसरी सैटेलाइट है इसका नाम है स्कूब 1। क्या नाम है? स्कूब 1। और इसका वजन पता ही कितना है? मात्र 2.8 kg, करीब 3 किलो वजन की है। और ये स्टूडेंट सैटेलाइट के रूप में लॉन्च करी गई है। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो सैटेलाइट रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए इस सैटेलाइट का यूज़ किया जाएगा, जिसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। और इन तीनों सैटेलाइट को PSLV C53 रॉकेट से इसरो ने लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया है। ठीक है। और इसरो की स्थापना
1969 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर और इस साल के ही शुरुआत में इसरो के नए चीफ बनाए गए हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। क्या नाम है? डॉक्टर एस सोमनाथ। इन्होंने डॉक्टर के सिवान को सक्सीड किया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में डायमंड लीग कंपटीशन में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने इस बार रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। और डायमंड लीग कंपटीशन जो है ये इस बार स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोल्म में हुआ है। नीरज चोपड़ा 24 साल की उम्र के हैं और मैंने आपको 17 जून के करंट अफेयर में पढ़ाया था कि इन्होंने जब अपना पहली बार रिकॉर्ड तोड़ा था, लेकिन अब इन्होंने दूसरी बार अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है डायमंड लीग कंपटीशन में। देखिए समझ लीजिए, मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। पिछले साल टोक्यो ओलंपिक्स थे 2021 में, तब नीरज चोपड़ा ने जब गोल्ड जीता था, ठीक है, तब इन्होंने जो भाला फेंका था ये 87.58 मीटर तक फेंका था। ये तो इनका पहला रिकॉर्ड था। अभी जो मैंने आपको 17 जून के करंट अफेयर में बताया था, उस टाइम पर पाइवो नुर्मी गेम्स में इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया था टोक्यो ओलंपिक्स का। तब इन्होंने 89.3 मीटर तक भाला फेंका था। तो ये देखिए रिकॉर्ड टूट गया। अब इन्होंने डायमंड लीग कंपटीशन में फिर से अपना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया और ये क्या है, इस बार इन्होंने भाला फेंका 89.94 मीटर तक, ठीक है। तो ये जो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स थे यहाँ पर गोल्ड जीता था, इसके अलावा पाइवो में इन्होंने सिल्वर जीता है और अभी इसमें भी डायमंड में इन्होंने सिल्वर जीता है। अब अगर बात करी जाए कि डायमंड लीग कंपटीशन में टॉप किसने किया है, किसने गोल्ड जीता है, तो इस खिलाड़ी का नाम है एंडरसन पीटर। क्या नाम है? एंडरसन पीटर्स। और आपको पता है ये कौन से देश के खिलाड़ी है? इस देश का शायद आपने नाम ही ना सुना हो इससे पहले। इसका नाम है ग्रेनाडा। क्या नाम है? ग्रेनाडा। ये एक कैरेबियन कंट्री है जो कि नॉर्थ अमेरिका में कंसीडर किया जाता है। इसकी कैपिटल है ग्रेनाडा की सेंट जॉर्ज। और जो एंडरसन पीटर्स हैं, इन्होंने भाला फेंका है 90.31 मीटर तक और गोल्ड जीता। इस टाइम पर एक तरीके से आप बोल सकते हो एंडरसन पीटर वर्ल्ड चैंपियन है जेवलिन थ्रोअन में। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस के आंकड़ों के आधार पर यह कौन सा साल है जब तक भारत की अर्बन पॉपुलेशन, मतलब शहरी जनसंख्या, जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, वो 675 मिलियन तक पहुंच जाएगी। तो यूनाइटेड नेशंस के आंकड़ों के आधार पर यह बताया गया है कि 2035 तक भारत में शहरी जनसंख्या 675 मिलियन तक पहुंच जाएगी और चाइना रहेगा नंबर 1 पे। इनका कहना है 1 बिलियन अर्बन पॉपुलेशन 2035 तक। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 1945 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन है जिनको CII क्वालिटी रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो क्वालिटी रत्न अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं अशोक सूता। क्या नाम है इनका? अशोक सूता। अब ये कौन है? ये बेसिकली एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के ये फाउंडर हैं और साथ में उसके एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन भी हैं। ये जो CII क्वालिटी रत्न अवार्ड है, इसकी स्थापना सरकार के द्वारा 2019 में करी गई थी। ये अवार्ड उन इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया जाता है जो कि कहीं ना कहीं हेल्दी कंपटीशन की भावना रखते हैं, जो कि कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट्स में क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। उनको सम्मानित किया जाता है इस अवार्ड से। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है लियोनार्डो डेल वेचियो। क्या नाम है? लियोनार्डो डेल वेचियो। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये बेसिकली एक बिजनेस टाइकून थे। आप लोगों ने चश्मे बनाने वाली एक कंपनी का नाम सुना होगा, रे-बैन, ठीक है। ये रे-बैन के फाउंडर थे, ओनर थे आप बोल सकते हो। इसके अलावा इनके द्वारा और भी कंपनीज एक्वायर करी गई थी, जैसे कि एक कंपनी है जिसका नाम है ओकली भी आईवियर ब्रांड है, इसको भी इन्होंने एक्वायर किया था। ये बेसिकली इटली से बिलोंग करते थे। ये इटालियन कंपनी है रे-बैन। और अपार्ट फ्रॉम दिस अरमानी कंपनी का आपने नाम सुना होगा, प्राडा का नाम सुना होगा। तो अरमानी और प्राडा में भी इनके शेयर्स थे, या आप बोल सकते हो भागीदारी थी। तो अभी हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में फेमस बिजनेस टाइकून लियोनार्डो डेल वेचियो का निधन हो गया। और आज का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता ही दिया है। ल्यूसेंट की सभी क्लासेस के लिए रजिस्टर कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है सारे लिंक। और रात में 8 बजे करंट अफेयर की मैराथन आ रही है, उसके लिए भी रिमाइंडर सेट कर लीजिए। सारी चीज़ें ठीक है, सब कुछ आपके सामने है। कितना फ़ायदा आपको लेना ये आपकी मर्ज़ी है। मैं 100 अपना दे रहा हूँ, कुछ होंगे जो 70 का फ़ायदा ले पाएंगे, कुछ पूरे 100 के 100 वसूलेंगे। तो ये आप देख लीजिए आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि यहीं पर आज रात की मैराथन के बाद मैं आपको PDF का लिंक दूंगा, या फिर आप बोल सकते हो डायरेक्ट लिंक आपको दूंगा।
इसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी प्लस में भी ज्वाइन कर सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री का फुल बैच चल रहा है, बिल्कुल नया बैच है, फ्रेश बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। डिस्काउंट कोड वरुण 777 अगर आप लगाते हैं तो आपको बेस्ट ऑफर जुलाई मंथ के और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अनअकैडमी प्लस में करंट अफेयर का भी मेरा सुबह 10 बजे बैच चल रहा है, जिसमें मैं पिछले 1 साल के करंट अफेयर आपको कवर करा रहा हूँ आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। अब आज का क्वेश्चन मेरा आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि इन पांचों में से ये कौन सी बीमारी है जिसके लिए कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है, मतलब कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है? तो जरा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आज की बात यहीं तक। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।